हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विजन आइज के करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स है और इसके बाद जो लास्ट के मंथ्स हैं पीछे जाते हुए उसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। हिंदी मीडियम में हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियसली इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। फर्स्ट हमारा है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है ये टॉपिक। पहला हमारा है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी क्या है? तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज में जो लोग जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो ग्राउंड लेवल पे जाके जब काम करना होता है तो किस तरीके से हमें काम करना है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कैसे करना है जो सिविल सर्वेंट्स हैं, और गवर्नमेंट के क्या एस्पिरेशंस है सिविल सर्वेंट्स से, वो चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कैसे रूल्स और रेगुलेशन बना रही है, क्या चेंजेस करना चाह रही है, वो हम देखेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही प्री और मेंस के लिए। साथ में अगर हम उस लेवल पे जाके काम हमें करना है तो हमें गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे, वो हमें समझना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे जो है बिल्कुल देखेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण से निपटना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन टैकलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे क्रिमिनलाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के। तो उनका किस तरीके से उनको जो है बाहर करना होगा, और क्या इलेक्शन कमीशन जो है कैपेबल है, क्या उनके पास उतनी पावर है कि वो जो है इसको टैकल कर पा रहे हैं, इसको कवर करेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, तो देखिए, केशवानंद भारतीवाद जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं केशवानंद भारती के। अब देखिए, केशवानंद भारती जी अब नहीं रहे और सबसे लंबा चलने वाला केस था, तो अब हमें जो है फिर से हमारे सामने ये टॉपिक आया हुआ है, इसको हम कवर करेंगे। और हमारा फोर्थ टॉपिक है क्वेश्चन आर। काफ़ी डिटेल दिया हुआ है क्वेश्चन आर, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फिफ्थ जो है हमारा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस में इसको कई बार जो है करंट अफेयर्स के वीडियोस में हमें कवर किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण डेटा। डेटा किसके संदर्भ में? डेटा है भारत में अपराध रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा, क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। तो देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अब जो हम लोग प्रिपरेशन के दौरान जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, साथ में जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या जो है, कहाँ का डेटा क्या है, कहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा है, उसको कैसे टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम में तो हेल्प करेंगे करेंगे, साथ में हमारी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी, तो इसको पहले ब्रेक करके देखते हैं। मिशन कर्मयोगी मतलब होता है कि आदमी, जो कोई सिविल सर्वेंट है, ठीक है ना, जो इंसान सर्विस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, समाज की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उनका क्या कर्म होना चाहिए। ठीक है, उनकी कैपेसिटी किस तरीके से बिल्ड करनी होगी। तो अभी रिसेंट में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी जो आपका लॉन्च किया है, और मिशन कर्मयोगी है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे, एक्सक्यूज मी, नेशनल लेवल पे जो है किस तरीके से कैपेसिटी को बिल्ड करना है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरीके से करनी है और किसके सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी इसीलिए लॉन्च किया है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली बात तो वित्तीय आवंटन देखते हैं। तो देखिए, 46 यानी 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सम्मिलित करना है इसमें, और ये 5 वर्ष का ड्यूरेशन होगा, 5 ईयर्स का होगा। ये 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए है। ठीक है, इस 5 वर्ष के 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में 510.86 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, इनको जो है धनराशि आवंटित की जाएगी, और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी जो है बहुपक्षीय सहायता द्वारा वित्त पोषित होगा ये। ठीक है, अब देखिए, इनके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ठीक है, क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले जो है हमने देखा था कि रूल बेस्ड सब कुछ चल रहा था, है ना, नियम आधारित चल रहा था, और अब हमें क्या करना, हमें रोल बेस्ड करना है। तो नियम से बांध के नहीं, बल्कि अपना क्या रोल होना चाहिए, सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को जो है मैनेज करने के लिए, उनको जो है इम्प्रूव करने के लिए, ये इस पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ है ऑन साइट लर्निंग। ठीक है, ऑन साइट लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें फोकस देना है ऑफ साइट लर्निंग से। ठीक है, ऑन साइट लर्निंग
को समझते हुए ऑफ साइट लर्निंग को भी हमें फोकस करना है। ऑन साइट लर्निंग मतलब होता है वही ग्रॉस रूट लेवल पे आप क्या सीख रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उनके बारे में, उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए कैसे आप जो है क्या जो है आपके स्टेप्स होने चाहिए, वो सब समझते हुए मैं ऑन साइट लर्निंग जो है ऑफ साइट लर्निंग से ऑन साइट लर्निंग की तरफ जाना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए शिक्षण सामग्री जो है इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो, ठीक है, या कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण संस्थान अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी जो हमें उसका इकोसिस्टम निर्माण करना है। किसको करना है? गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी, इकोसिस्टम एक बना के देखिए जिससे जो है जो सिविल सर्वेंट्स है वो बेटर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है। उनकी जो है भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, उनकी गतिविधियां और उनका ढांचा जो है गत क्षमता कैसी होनी चाहिए, ये सारा जो है इस पे ये आधारित होगा। ठीक है ना, यानी कि इनके फ्रेमवर्क, रोल्स, एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटेंस किस तरीके के होने चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सिविल सर्वेंट है या फिर कोई जो है इंडिविजुअल, जो जैसे हम लोग हैं अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर कभी जो सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के बाद लोग लबासना जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो विदाउट ट्रेनिंग वो सीधे जो है वहाँ पे समर में नहीं कूद जाते हैं। समर में कूदना मतलब होता है कि सीधे आप जो है लोगों से इंटरेक्ट नहीं करने चले जाते हैं, आप उसके लिए पहले ट्रेन होते हैं, समझते हैं, जानते हैं, व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बाद आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है बनाने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम ये जो इस तरीके की लर्निंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ होगा क्योंकि जो है दीपावली का टाइम है तो पटाखा वगैरह चल रहा है, आप उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है, सभी सिविल सेवकों को अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्य क्षेत्र से संबंधित दशाओं को निरंतर विकसित करने और सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है। तो कंटिन्यूस बेसिस पे उनके जो है व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्य क्षेत्र संबंधित दशाओं को इम्प्रूव करने के लिए एक जो है बेस प्रोवाइड करना ये ज़रूरी है। ठीक है। सह निर्माण की दिशा में काम करना। ठीक है। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक साथ जोड़ के किस तरीके से हम जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हो, इसके लिए जो हमको दक्ष बनाना। ठीक है। संस्थान है, विद्यालय हैं, या उनको जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मैक्सिमम कहाँ से वो सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, सर्वोत्तम विषय वस्तु उनको उपलब्ध कराना। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो कार्यक्रम है वो एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना जो है की जाएगी। ठीक है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। यह क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित व डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराएगा। ठीक है। क्या करेगा? डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराएगा। कौन? आई गॉट प्लेटफॉर्म। किसको कराएगा? सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगा इसमें। ठीक है। सिविल सेवा मामले जैसे जो है प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद जो है पुष्टिकरण या स्थायीकरण, प्रोबेशन पीरियड के बाद डिसाइड होगा कि उनका स्थायीकरण करना है, इनको कहाँ तैनाती करना है, इनको डिप्लॉय कहाँ करना है, इनका कार्य निर्धारण क्या है। ठीक है। उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है फंक्शंस को अलॉट किया जाएगा उनके लिए, तो ये है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या, आई गॉट कर्मयोगी मंच से सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन में एक उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब अगर हमने ये देख लिया कि आई गॉट प्लेटफॉर्म कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारी जो है ई लर्निंग की चीज़ें उपलब्ध करा दी, सब कुछ कर दिया। प्रोबेशन पीरियड में हमने देख लिया, हमने जो है प्रोबेशन पीरियड के बाद देखा कि इनको कहाँ पे तैनात करना है, क्या जो है इनको काम देना है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो हमें अलॉट करना है। बट उसके लिए एक हमें जो है ढांचा चाहिए, एक हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक हमें निगरानी जो है तंत्र चाहिए जो इनके ऊपर निगरानी कर सके कि की परफॉर्मेंस किसका कितना है, उनके इंडिकेटर्स क्या होने चाहिए, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स। ठीक है ना। तो ये हमें तैयार करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होगी, और वो ढांचा क्या है? वो ढांचा है प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, और ये जो है एक जो है ओवरव्यूज हर चीज़ों का लेगी, जो टारगेट्स हैं 1 ईयर में कितनी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है। वो स्टेप्स जो है ये इंडिकेट करेंगे, और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ये जो है क्षमता निर्माण में जो है रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय होगा। ठीक है। इसमें मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स होंगे आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। चयनित मुख्यमंत्री होंगे कुछ। ठीक है। आपके केंद्रीय मंत्री होंगे, और जो प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवर हैं वो लोग होंगे, विचारक होंगे, वैश्विक विचारक होंगे, लोक सेवा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये सारे लोग होंगे। क्षमता विकास आयोग की बात करें तो देखिए ये आयोग जो है क्षमता विकास का निर्माण करेगा। ठीक है। योजनाओं का अनुमोदन करने में प्रधानमंत्री की जो सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद है वो सहायता करेंगे योजना निर्माण करने के लिए। ठीक है। ये पर्यवेक्षक कर भी काम करेगा, ये क्रियान्वयन और समन्वयन को भी देखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई? सिविल सेवा क्षमता विकास में संबद्ध सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक निरीक्षण करेंगे। ठीक है। तो जो है
प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक निरीक्षण भी यही संस्थान करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल जो संसाधन हैं उनके केंद्रों को समझना है ना, उनको जो है उनके संसाधनों को सृजित करने का काम ये करेंगे। सभी सिविल सेवाओं में कैरियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में के लिए मानदंड निर्धारित करेगा कि कितना सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्या क्या होना चाहिए, उसका जो है मानदंड यही निर्धारित करेंगे। तो ये हो गया हमारा। और देखिए, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना की जाएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है कंपनी अधिनियम 2013 और धारा 8 के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें जो है इसको गौड़ कर्मयोगी से जोड़ दिया जाएगा और ताकि ये जो है बेटर वे में इसका संचालन हो सके। ठीक है, कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो जो है आईएएस के, जब लोग आईएएस बनते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, वो टॉप लेवल का जो पोस्ट होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है और उन्हीं की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट की जा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो लाभ हो सकते हैं, इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट क्या होगा, पहली बात तो कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित होगा, यानी कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बेटर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। अधिकारियों की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगी। ठीक है, उचित डाटा जो है उपलब्ध मुहैया हो पाएगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, उसी तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय कर पाएंगे। ठीक है, भूमि जो है विशिष्ट भूमिका क्षमता वाले सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनको उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, दूसरा है शासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता का समावेशन होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि एक जो है पर्यवेक्षक के रूप में एक जो है इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी ऊपर है, वो सारी चीज़ों को जो है देखेंगे, समझेंगे, उनका जो है मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और एक निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कुशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ईज ऑफ लिविंग जो है इसको जो सुनिश्चित किया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी सुनिश्चित होगा। दूसरा है सेंट्रल सिटीजन सेंट्रिसिटी। ठीक है, नागरिक केंद्रीयता। इसमें क्या होगा, देखिए ऑन साइट लर्निंग में जो हमारे नागरिक होंगे और हमारी सरकार है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम कम कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सेंट्रलाइजेशन कहीं कहीं ज़रूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, और खासकर तब जब कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है लोगों को पावर देना, उनको एम्पावर करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार करना। ठीक है, फ्यूचर के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और प्रौद्योगिकी संचालन शिक्षा के माध्यम से संस्थानों के प्रशिक्षण, प्राथमिकता और शिक्षा शास्त्र के मानवीकरण। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के मानकीकरण द्वारा उन्हें अधिक जो है नवोन्मेषी, पेशेवर, ठीक है, अधिक उनको प्रोफेशनल बनाना। ठीक है, उनको प्रगतिशील बनाना और उनको जो है डिफरेंट जो हमारे टेक्नोलॉजी है उनसे जो है उनको रूबरू कराना। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे इस तरीके से इवेंट्स हो, जैसे आप हाथरस देख लीजिए केस, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कोई एक्ट ऐसे देख लीजिए। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो जो गैप है क्राइम और एक अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट का, उसको हम गैप को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ों हमें हेल्प मिली है क्राइम को कम करने के लिए। ड्रोन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पा रहे हैं, जैसे आपका जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला है वहाँ पे हमने ड्रोन का यूज़ किया, अयोध्या में हमने ड्रोन का यूज़ किया। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, सहयोगात्मक और साझा पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करना। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारे नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक एक जो है साझा पारिस्थितिक तंत्र किसके साथ निर्मित कर पाएँ, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हर चीज़ सेंट्रलाइज नहीं होगी, तो जो लोग होंगे, जो नागरिक होंगे, वो हेजिटेट नहीं करेंगे अपने जो है ऑफिसर्स के सामने जाने में। ठीक है, नहीं तो अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएंगे तो उसका रिजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये विभाजित कार्य संचालन संस्कृति को समाप्त कर देगा। ठीक है, प्रयासों को के दोहराव को भी कम कर देगा। ठीक है, जो बार बार एफर्ट्स एक ही चीज़ के लिए किए जाते थे उसको भी कम, क्योंकि हर लोगों का जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइडेड हैं और उसके ऊपर एक पर्यवेक्षक है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को मॉनिटर कर रहा है, साथ में उनके परफॉर्मेंस को भी वॉच किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सामान्यीकरण और विशेषता के मध्य जो है अंतराल कम होगा, यानी कि जो बहुत सामान्यीकरण, एक असामान्य जन और एक विशेष, ये चीज़ जो है इसका जो है गैप मिनिमाइज किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए
इस कार्यक्रम से संबंधित चिंताएं क्या है? प्रोत्साहन संबद्ध प्रशिक्षण को की संबंधित चुनौतियां कुछ हैं, ठीक है। प्रोत्साहन संबद्ध प्रशिक्षण के संबंधित चुनौतियां क्या है? चुनौतियां क्या हैं? देखिए, अगर विश्वसनीय और पारदर्शी नहीं हो पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर विश्वसनीय ही नहीं है, पारदर्शी नहीं है, तो क्या मतलब है? दूसरी चीज़ है प्रणाली का अति केंद्रीकरण। अगर प्रणाली बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाएगी तो भी हम जो मैक्सिमम जो हमारे आउटपुट है, हमारे जो इकोसिस्टम जो हमने बनाने की कोशिश की है, वो हमारा हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा डिस्टेंस सेल्फ लर्निंग, ठीक है, यानी कि अनुपूरक कौशल का निर्माण कर सकती है और अग्रिम पंक्ति पर ज्ञान को जो है केंद्रित कर सकती है, परंतु यह कोर नॉलेज डेवलपमेंट के लिए भली भांति अनुकूल नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर कोर नॉलेज, देखिए अगर हम देखें तो हमारे कौशल को भी निर्माण कर देगी, ये कौशल का निर्माण कर देगी, कैपेसिटी बिल्ड कर देगी, लेकिन कोर नॉलेज डेवलपमेंट इससे नहीं हो पाएगा जब तक कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा डीप जो है हम जाके ना समझें इस चीज़ को। ठीक है, दूसरा हमारा से है स्व अधिगम का पूर्ण भार पहले से ही अधिभारित व्यक्तियों को हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है? प्रतिरोध। जैसे भारतीय नौकरशाही काफ़ी हद तक यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी पक्ष में रही है। ठीक है, यह प्रवृत्ति सुधारों और नवाचारों की विरोधी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो एक मतलब एक ढर्रा चला रहा है, उसी पे लोग चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है तो हमेशा इसमें रेजिस्टेंस मिलता है, उसमें जो है एक विरोध ही मिलता है। तो इसको जो है हो सकता है कि ये चीज़ कहीं लैक अगर सामने आ जाए तो हमारा जो सिस्टम है शायद वो उतना बेटर तरीके से काम ना कर पाए जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है इस जो है जो हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये प्रतिरोध एक बहुत बड़ा जो है कारण हो सकता है इसको जो है पीछे हटाने का, तो ये हम देख लेंगे। और अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये देखिए, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो जो है पारदर्शिता, विश्वसनीयता का मूल्यांकन हो जाएगा, हम जो है कैपेसिटी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बेटर वे में संगठित हो पाएंगे। जो लोग हैं, जनता है, उनका जो है गवर्नमेंट पे, सिस्टम पे विश्वास बढ़ सकेगा। ठीक है ना, एक साझा दृष्टि विकास हो सकेगा। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्य होगा, कर्मचारियों के सशक्तिकरण के साथ जो है ये सारी चीज़ें पूरक होनी चाहिए। सशक्तिकरण यानी कि उनके जो है एम्पावरमेंट के साथ ये सारी चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण से निपटना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन टैकलिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज। तो देखते हैं इसमें। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित उम्मीदवारों एवं चुनावों के लिए उन्हें नामांकित करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनको आपराधिक ब्यौरे यानी कि क्रिमिनल जो केसेस हैं उनको प्रकट करने के लिए के समय में संशोधित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, प्रकट करने के समय को संशोधित करने की बात की कि जो लोग राजनीतिक दल हैं या फिर जो कोई उम्मीदवार है वो जो है उनको अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या उनकी जो और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए उनके असेट्स कितने हैं, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके क्रिमिनल एक्ट्स क्या हैं उसको प्रकट करने के समय में संशोधन कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इशू में है, ये सुर्खियों में है, इसको हम देख रहे हैं। तो देखिए क्या है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक दल को निर्वाचन से पूर्व, ठीक है, निर्वाचन से पूर्व एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है ना, यानी कि नेशनल कोई न्यूज़पेपर हो या फिर रीजनल कोई न्यूज़पेपर के 2 समाचार पत्रों में, या फिर रीजनल जो है रीजनल न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न पे अपने आपराधिक ब्यौरों को कम से कम 3 बार सार्वजनिक करना आवश्यक है, ताकि लोग समझ पाएँ, जनता समझ पाए कि किसका क्या बैकग्राउंड है। कोई क्रिमिनल जो बैकग्राउंड से कोई जो इंडिविजुअल है उसको तो हम नहीं इलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए निर्विरोध विजेता उम्मीदवार यानी कि जो कंटेस्टेड विनर हैं वो के साथ साथ उन्हें नामित करने वाले राजनीतिक दल, ठीक है, उनको भी, उनके ऊपर भी यही चीज़ लागू की जाती है कि उनका भी कोई जब जो है आपराधिक ब्यौरा है तो उसको प्रकट करें। ठीक है, यह समय सीमा मतदाताओं को अधिक सूचित तरीके से उनके विकल्प का प्रयोग करने में सहायक करेगी। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हमें किसको इलेक्ट करना है और क्यों इलेक्ट करना है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये अगर हम किसी को इलेक्ट करते हैं तो हमें ये जानने का अधिकार है कि हम जो है किसको इलेक्ट करने जा रहे हैं, कहीं वो आपराधिक बैकग्राउंड का तो नहीं है।
ठीक है। राजनीति का अपराधीकरण ये कोई नई बात नहीं है, आपको पता है कि चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग है ना, राजनीति में भारी मात्रा में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं। इवन ये भी देखा जाता है कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो कोई ऐसा एक्ट कर चुके होते हैं, तो लोग बहुत इजीली उनको रिफाइन कर देते हैं कि अरे ये तो जो है पॉलिटिक्स में जाने के लिए बेहतर हैं ये। क्योंकि देखिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है, एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग इसी को ट्रेनिंग कहते हैं कि ये ट्रेन हो चुके हैं अब तो ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो इस तरीके की छवि लोगों के दिमाग में आ चुकी है और ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ तक कि वे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए भी निर्वाचित हो रहे हैं, ठीक है। 2019 के चुनाव के उपरांत लोकसभा के 43% सदस्य, सोचिए आप, मतलब आप सोचिए कि आधे से थोड़ा सा कम जो लोग हैं वो सारे लोग आपराधिक जो है प्रवृत्ति के ही हैं, है ना, अपराधी आरोपों का सामना कर रहे हैं। उसमें से भी 29% की बात करें तो देखिए हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध उनके ऊपर हैं। और 84% जो लोग हैं वो जो है स्वघोषित संपत्ति उनकी 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है। जिन्होंने अपने खुद ही जो है जो घोषित किया है संपत्ति वो 1 करोड़ से अधिक है। अब क्या कारण है अपराधीकरण के कारण, क्या है क्रिमिनलाइजेशन के क्या कारण है? कारण देख लीजिए, कारण ये है कि अपराधियों और राजनेताओं के मध्य साठगांठ, ठीक है ना। चुनाव में धन और जो है बाहुबल का प्रयोग, ठीक है, चुनाव में धन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है, राजनेता का बहुत बनता है अपराधियों के साथ, ठीक है, उन्हीं के बदौलत वो जीतते हैं और एक दिन अपराधी भी राजनेता बन जाता है। तो ये स्थिति है। आपराधिक न्याय प्रणाली में विलंबन, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सिस्टम है, न्याय प्रणाली का सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा डिले करता रहता है। मतलब फास्ट ट्रैक पे इस तरीके से कोई जो है केसेस का निपटारा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी हम देखेंगे आगे इसको। फिर मूल आधारित राजनीति की कमी, ठीक है, मतलब कोई नैतिकता और इस तरीके की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए इसमें। आपराधिक उम्मीदवारों की प्रति सहिष्णुता, जो उम्मीदवार जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसके प्रति जो है लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के मन में। सहिष्णुता मतलब जो राजनेता हैं वो आगे से उनको सपोर्ट कर देते हैं, जो लोग हैं एक्चुअली वो डरते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो भी जो है आपराधिक चुनाव लड़ने से उत्साहित नहीं कर पा रहा अपराधियों को, तो ये प्रॉब्लम है। प्रभाव क्या है? कानून का उल्लंघन होता है। भाई आपराधिक लोग जब आएंगे तो वो तो कानून का उल्लंघन ही करेंगे ना, और जब वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो जो जनता है वो उनके मन में क्या छवि बनती है ऐसे लोगों की। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास एक बात है कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वही कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए विधायिका की विश्वसनीयता और वैधता का लोप हो जाता है चुनाव के दौरान, और उसके बाद में भी गैर हिसाबी काले धन का जो है खूब प्रचलन बढ़ता है, लोग ब्लैक मनी का यूज करते हैं। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी बिल्कुल भी। जब इस तरीके का काम करेंगे तो कहाँ से ईमानदारी? जो उनके सपोर्टर्स होंगे, कुछ लोग कहते हैं हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उस पार्टी से हैं, तो वो पार्टी के लोग जब उस तरीके से करते हैं तो वो जो सपोर्टर्स है वो भी तो वही उनका आचरण होगा, ठीक है। और जनता जो छोटी जो लोग जनता है, जो एक आम आदमी है, वो उसमें पिस जाता है। भ्रष्टाचार के स्तर पर वृद्धि होती है। अगर आपको जो है किसी अधिकारी से या फिर किसी आपको मंत्री से मिलना है, डायरेक्ट आपको जाके बात करनी है, तो आपको बहुत सारे लोगों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से आप होके जाते हैं, और वहीं से ये सारी चीज़ें जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। समाज में हिंसा की संस्कृति स्थापित हो जाती है और युवा भी भ्रष्ट आचरण का अनुसरण करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे। अब देखिए निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय राजनीति के गैर आपराधिकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम कौन कौन से हैं। तो पहले से ही जो स्टार्टिंग से जो कदम उठाए गए हैं मेन हम उसको कवर करेंगे। देखिए 1997 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सभी निर्वाचन अधिकारी जितने भी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स थे उनको निर्देश दिया गया कि ऐसे कोई भी उम्मीदवार का नामांकन पत्र न स्वीकार करा जाए जो नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन दोषी ठहराए गए हों। ये पहले ही जो है निर्देश दे दिया गया, और भले ही उनकी सजा जो है निलंबित हो गई, अगर वो अपराधी हैं, अगर दोषी हैं, तो उनका नामांकन पत्र स्वीकार ना किया जाए, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ किया गया था, काले धन को जब्त करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स की प्रणाली आरंभ कर दी गई थी। किसके लिए? फ्लाइंग जो है स्क्वाड्स की प्रणाली जो है बनाई गई थी, किसके? काले धन को जब्त करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारी, देखिए इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिक गहन मतदान जागरूकता अभियान यानी इंटेंस वोटर अवेयरनेस कैंपेन, जो लोग वोटर हैं, जो वोट दे रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत काम किया। उन्होंने समझाया गया उनको कि अपना मत जो है किसी भी कीमत पे अपने मत को ना बेचा जाए, ठीक है ना।
और इसमें क्या है, राष्ट्रीय व राज्य विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार हो। ठीक है, उम्मीदवार निर्वाचन का संचालन 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के आचार संहिता में एक फॉर्म आता है 26, फॉर्म नंबर 26 होता है। और उस फॉर्म एक्चुअली इसमें शपथ पत्र होता है, जिसमें जो है कोई जो इंडिविजुअल है जो है इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, उनको अपने बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपनी देनदारियों के बारे में, अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, अपने आपराधिक ब्यौरों के बारे में अगर कुछ हो ऐसे ब्यौरे, तो उनको उसमें जो उसको नोट करना चाहिए, उनको उसको जो है उस शपथ पत्र को उसमें लिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि शपथ पत्र में जो एफिडेविट उसको बोलते हैं, तो उस एफिडेविट में वो सही तो नहीं लिखते ना अपने बारे में, और सही नहीं लिखते तो क्या उसके लिए कोई कानून है, क्या उनको कोई सजा मिल रही है उसके लिए, तो ये चीज़ जरूरी है समझना। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन के लिए फॉर्म 26 में संशोधन किया गया है, और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अब संशोधन किया गया है और कहा गया कि इसमें उम्मीदवारों को आयोग के द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म को भरने या उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये तो कर दिया गया, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं भरते हैं तो क्या है, उसके लिए क्या दंड है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा अपराध से निपटने में निर्वाचन आयोग की सीमाएं। तो बहुत सारी सीमाएं हैं इनकी। पहली क्या है, पहली ये है कि अगर कोई अनुपालन नहीं करता है उस चीज़ का, अनुपालन की निगरानी करने व उसे सुनिश्चित करने हेतु बृहद पैमाने पर अवसंरचना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, और अगर कर भी रहा है तो देखिए उसमें जो है बहुत सारी जो है लोगों की आवश्यकता होती है ना। ऐसे जो है हमारे वेबसाइट्स हैं, उनको जो है और रिसोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो बहुत सारे लंबित आपराधिक मामले हैं, मामले वाले व्यक्ति उम्मीदवार नामित करने के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है, तो उसके लिए जो है कई चरण में काम करने होते हैं। ठीक है, और जो है देखिए इसमें आप क्या चीज़ अपलोड करनी होती है वेबसाइट पे, कि अगर कोई जो है आपराधिक मामला है और मामले का व्यक्ति उसको जो है उसका चयन कर लिया गया है, उसकी उम्मीदवारी जो है स्वीकार की गई है, तो क्या कारण है कि कोई अपराधी व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की गई है। और दूसरी चीज़ कि बिना आपराधिक ब्यौरे वाले उम्मीदवारों को जो है उनका जो उम्मीदवारी है उसको खारिज किया गया, उसका क्या रीज़न है, वो जो है वेबसाइट पर देना होगा। दोष सिद्धि से पूर्व, ठीक है, दोष सिद्धि से पूर्व उम्मीदवारों को जो है नॉन एलिजिबल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। अगर दोष सिद्ध नहीं, अगर मान लीजिए कोई अपराध, मान लीजिए किसी का मर्डर किया हो और उनका दोष सिद्ध ना हुआ हो, उनके ऊपर केस चल रहा हो, तो उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर नहीं है कि उनको नॉन एलिजिबल घोषित कर दे, और ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, जो आरपीए है 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8, ठीक है, इंपॉर्टेंट है धारा 8 के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही अनहद घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें संशोधन करने की जरूरत है। जो धारा 8 है 1951 का आरपीए का, उसमें संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ तब तक आप उनको जो है नॉन एलिजिबल आप उसको ठहरा ही नहीं सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है फॉल्स एफिडेविट। तो आप देखिए बहुत सारे लोग जो शपथ पत्र है उसमें फॉल्स एफिडेविट बना के दे देते हैं, उसमें जो है अपने बारे में गलत जानकारी लिख के दे देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में उनका नामांकन पत्र खारिज होना चाहिए। ठीक है, चुनावी लाभ के लिए धर्म का उपयोग, और ये जो है जैसे देखिए चुनाव के टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जाना चाहिए। इनको चुनाव के दौरान यह निर्वाचन आयोग के समक्ष जांच का विषय नहीं हो सकता है। ठीक है, विडंबना यह है कि चुनाव आयोग की अवधि के दौरान ही ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता है। चुनाव में पराजित होने वाले, देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर इलीगल मीन्स का यूज़ किया है और चुनाव में वो पराजित होता है, तो उसके अगेंस्ट चुनाव आयोग कोई भी जो है कार्यवाही नहीं कर सकती, उसके भ्रष्ट व्यवहार को चुनौती देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है। अब देखिए विधि प्रवर्तन अधिकारी जो होता है किसी समक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचार व्यवहार के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने या उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार जो है उस विधि प्रवर्तन अधिकारी को नहीं मिलता। तो ये भी एक जो है ड्रॉबैक है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह ये होनी चाहिए कि आरपीए का 1951 उसमें जो है संशोधन करना चाहिए। ठीक है, धारा 125A के अंतर्गत ये प्रस्तावित संशोधन है एक्चुअली। तो दोष सिद्ध को धारा 8A1 के तहत अनहर्ड यानी कि नॉन एलिजिबल घोषित किए जाने के आधार पर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। मिथ्या अगर कोई पत्र देता तो मिनिमम 2 साल की सजा होनी चाहिए। ठीक है, धारा 123 के तहत एक भ्रष्ट आचरण के अपराध के रूप में
समाविष्ट, इनको एक भ्रष्ट आचरण के अपराध के रूप में समाविष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, मिथ्या सूचना है, ठीक है, अगर विजेता है तो उसको जो है उसका खारिज कर देना चाहिए। अगर मिथ्या सूचनाओं की घटना की त्वरित जांच करने के लिए विजेताओं के शपथ पत्रों के सत्यापन हेतु एक स्वतंत्र पद्धति के स्थापित करनी चाहिए। ठीक है ना, एक जो है इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर विजेता हैं और उन्होंने शपथ पत्र में अपना कुछ गलत ब्यौरा दिया है तो उसके लिए जांच करके उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है ना, और संज्ञेय अपराध, ऐसे कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दो तरीके होते हैं, एक तो बेलेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन बेलेबल। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है कोई, ठीक है, तो उस केस में जो है उस व्यक्ति को जो है कम से कम, ठीक है, जब आरोप सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध हो गए हों और चुनाव से कम 6 महीने पूर्व जो है लगाए गए हों आरोप, तो तथा उसमें अपराध कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय हो, तो जो है क्या होना चाहिए, ये जो है व्यक्ति को चुनाव लड़ने से निषिद्ध किया जाना चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है। अब देखिए, संबंधित न्यायालयों में मुकदमे का तेजी से निपटान होना चाहिए। अब देखिए, स्पीडी जो है हमारा ट्रायल होना चाहिए, और अगर ट्रायल की सीमा एक डेफिनेट तय होनी चाहिए। अगर ट्रायल की सीमा में भी जो है कोर्ट है, अगर वो ट्रायल नहीं कर पा रही, उस टाइम नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने और ऊपर के कोर्ट को वो लिखित में दे कि हम ट्रायल क्यों नहीं कर पाए, हमने जजमेंट अब तक क्यों नहीं दिया है। अगर बार बार ये चीज़ हो रही है तो उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत उस अवधि के पश्चात व्यक्ति स्वतः ही, अगर बार बार जो है ऐसी चीज़ हो रही है तो बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो व्यक्ति स्वतः ही जो है नॉन एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नॉन एलिजिबल घोषित हो जाएगा। ठीक है, इनएलिजिबल हो जाएगा। उक्त अवधि के अंत में सदन की समाप्ति तथा कार्यकाल के अनुलाभ और पारितोषिक मतदान के आधार पर निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो है हमारा क्या है, पूर्वव्यापी तरीके से लागू करना, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। जिस स्थिति से ये प्रस्तावित संशोधन लागू होंगे, जिस स्थिति से ये जो अभी हमने देखा कुछ संशोधन है, और जिस दिन से संशोधन लागू होंगे उस स्थिति से लंबित आपराधिक आरोप 5 वर्ष से अधिक सजा जिससे दंडनीय है, जो वो सभी व्यक्ति कुछ रक्षा उपायों के अधीन जो है क्या हो जाएंगे, अनअर्ह हो जाएंगे। ठीक है, नॉन एलिजिबल, इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा है। और किसी भी व्यक्ति को आरपीए 1951 के तहत चुनावी अपराध का दोषी होने पर अभियोजित करना। दूसरा क्या है, आरपीए 1951 के अधीन किसी अपराध या अपराधों की सुनवाई के लिए कोई विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि जो न्यायालय चल रहा है ऑलरेडी, जो हमारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो उसके लिए एक विशिष्ट न्यायालय को बनाना। ठीक है, जो आरपीए 1951 से संबंधित अपराध है। तो ये हमारा जो है केस था। और नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक हमारा है वो है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।